आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल है आप सभी के और आप सभी के इलाके की ठंड के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं जी सेशन और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार हैं। और डाउट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे भी अपना डाउट भेज सकते हैं। बाकी अपन अकेडमी से भी डाउट अपने पूछ सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपके सामने, सिंपली आप अपना डाउट भेजेंगे, आपके पास जो उसका सोल्यूशन आ जाता है। चलो शुरू करते हैं जी कहानी और देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। चलो कबीर, बढ़िया है जी, सब बढ़िया है। आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? चलो शुरू करते हैं जी। देखिए हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है और मॉडर्न हिस्ट्री में अभी के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अलग अलग एक्ट्स। हाँ, आप जानते हैं कि हम काफी सारे जो है एक्ट्स जो है पढ़ चुके हैं और उसमें हम 1909 वाले एक्ट से हम शुरू करेंगे। इसके बाद हम 1919 पढ़ेंगे। यही सीक्वेंस आपका आगे तक चलेगा और हम बेसिकली 1940s तक पहुंच जाएंगे। 1940s तक पहुंचने के बाद एक फेज हमारा इसका पूरा होगा। फिर से हम एक बार में इसके बारे इस फिर से हम एक बार इस बारे में बात करेंगे वाइसरॉय पॉइंट ऑफ व्यू या गवर्नर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने किस चीज के रिगार्डिंग क्या क्या करा। जैसे अभी मैं आपसे बात करूंगा 1909 की और 1919 की, तो यहाँ पर गांधी जी की बात बिल्कुल नहीं होगी। आगे जब हम चलेंगे तो गांधी अरविंद पैक्ट की कोई खास बात नहीं होगी, बिकॉज ये अलग से आपका टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी, शुरू करें। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। अभी हिस्ट्री मेरे हिसाब से 50% के आसपास बाकी है। 50% नहीं तो 30-40% तो होगी। चलो शुरू करें जी कहानी। डाउट्स अपने क्वेश्चन टैब में आप भेज सकते हैं। 15-20 मिनट के बाद मैं डाउट्स को बंद कर दूंगा। आज का सेशन अच्छे से लगाना क्योंकि यहाँ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जब मैंने एंड करा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का सहारा लिया था और उसके तहत जो इन्होंने हमें तोड़ा है वो ऐसा तोड़ा है कि हम आज तक जो है नहीं जुड़ पाए। शायद आपको पता होगा ये बात। तो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अब आप अपनी कॉपी में जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे मॉरले बिल्कुल आप चाहे नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं अपने पार्ट पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके चीजें लिख के दूं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब अचानक एक काउंसिल एक्ट से मोहल्ले मिंटो भाई कौन आ गया, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली जो आपका नाम है मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स, यही अपने आप में है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। समझ गए? यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो है ये आया था और इसी को हम प्यार से मोहब्बत से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। पहला सवाल तो यही बन जाता है। एक सवाल बनता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो कब आया था? 1909। यानी 2-3 सवाल तो इसी नाम के जो ये पूरा ग्रुप है इससे ही आपके डिकोड हो जाते हैं। ठीक है जी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आए थे। बार बार बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो यही वो है जो पहली बार हमारे और हमारे आपस में ही फूट डलवाने की कोशिश करेगा, यानी हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने की कोशिश करेगा। समझने की कोशिश करते हैं। आपको शायद याद होगा दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट अब तक बन चुके हैं। एक था सेक्रेटरी, एक था वाइसरॉय। इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें इनकी पावर्स तक में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर वाइसरॉय भी इंपॉर्टेंट है तो सेक्रेटरी क्यों इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जो मिंटो है यानी लॉर्ड मिंटो जो है वो थे वाइसरॉय और जो लॉर्ड मॉर्ले हैं ये थे सेक्रेटरी। ठीक है जी, यानी सेक्रेटरी और वाइसरॉय के नाम पे एक एक्ट बना, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट बना जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जी हाँ, ये पहली स्लाइड है। क्या यहाँ तक आप समझ गए? यानी लॉर्ड मिंटो जो है वाइसरॉय है, लॉर्ड मॉर्ले जो है वो है सेक्रेटरी और इसलिए इसे मिंटो फ्रेश को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये वो एक्ट है जो पहली बार कहेगा कि मुस्लिम्स को अलग करते हैं बाकी सबसे, रेस्ट ऑफ इंडिया। यानी मुस्लिम्स को बाकी सबसे जो कि मेनली हिंदू हुआ करते थे उनसे अलग करने की कोशिश करेगा। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है आज भी और तब भी भारत में हिंदुओं की थी, लेकिन मुस्लिम्स भी काफी हद तक अपने देश में थे क्योंकि तब पाकिस्तान बांग्लादेश सब भारत ही था। तो मुस्लिम्स को हिंदुओं से अलग करने की लोग कोशिश करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि यही जो है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स से एसोसिएटेड है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बेटे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा ना हो आपस में ही बात करते रह जाओ। पिछले जितने सेशन में जो कुछ पढ़ाया है ना, जितने एक्ट पढ़ाए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 1909 है, 1919 है। अगर आप सवालों की संख्या देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले इधर फोकस कर लो, बाकी डाउट्स आराम से बाद में पूछ लो। ठीक है, यानी मुस्लिम्स को अलग करने की जो सबसे पहली कोशिश थी वो हुई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, जिसे हम जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या कहानी है।
अगले पेज पे चलते हैं, या यहीं पे समझा देता हूँ, आप ऊपर वाले पोर्शन को नोट करो जब तक मैं नीचे कुछ चीजें आपको समझा रहा हूँ। आपने एक चीज देखी होगी जिसे हम रिजर्वेशन बोलते हैं। अभी जो देखिए रिजर्वेशन है, क्या सही है या गलत है, इसका कोई आंसर नहीं है। जिसे मिली उसके लिए सही, जिसे ना मिली उसके लिए गलत, ऐसे ही चलता है आमतौर पे। जिस बच्चे का आधे नंबर से रह गया वो जिंदगी भर इसे गलत मानेगा, जिस बच्चे का आधे नंबर से हो गया वो इसे सही मानेगा। जिस बच्चे ने सच में ही सहा है बहुत कुछ अपने जीवन में, जो सच में ही SC ST OBC या EWS है, वो जिंदगी भर इसे सही मानेगा और उसके लिए सही भी है। लेकिन जो उस बच्चे की आड़ में अब एक कास्ट का या एक अपनी इकोनॉमिक स्टेटस का गलत फायदा उठा के कम नंबरों से सिलेक्शन ले लेगा, वो गलत है। यानी इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। बट देखिए, अगर आप मुझसे शॉर्ट में एक आंसर लेंगे तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल सही है। सही है, लेकिन इसके अंदर लूप होल्स हैं। अपने आप में एक तरीके का नेसेसरी इविल है, और नेसेसरी इविल इसलिए है बिकॉज ये नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है। होगा तो ये प्रॉपर्ली अगर इंप्लीमेंट होता है तो ये सही चीज है। यानी कुछ नॉर्मलाइजेशन वाली कहानी है कि नॉर्मलाइजेशन 19 में बिल्कुल बेकार तरीके हुआ, नुकसान दे गया, 20 में बहुत अच्छे तरीके हुआ, तो अभी तक सारी कहानी सही चल रही है। अब देखिए, रिजर्वेशन के माध्यम से मैं इस पेज पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम दो में से किसी एक ग्रुप को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं तो दूसरा ग्रुप बुरा मानता है। ये ह्यूमन मेंटालिटी है, ये सबके साथ है। आप देखेंगे कभी भी घर में दो बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा एक को ज्यादा प्यार करते हैं तो दूसरा बच्चा बुरा मानता है। जनरली जो बड़ा होता है वो बुरा मानता है कि उसे लगता है कि छोटे को ज्यादा प्यार करा जाता है। ये मतलब ह्यूमन टेंडेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ कहानी ऐसी है कि मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा एक चीज दी जा रही है, नाम करा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम डिवाइड यहाँ पे क्रिएट होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट होगा। वो कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो है ये। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम्स को जो स्पेशल स्टेटस मिला था वो कौन सा एक्ट से मिला था, मोहल्ले मिंटो या 1909, बस यहीं पे काम खत्म होता है। अब डिटेल में बताता हूँ क्या मिला था। मुझे मिलेगा एक वोट, आपको मिलेंगे दो वोट। मान लेते हैं मैं हिंदू हूं और आप मुस्लिम हैं, आपको दो वोट मिलेंगे। अब दो वोट में क्या होगा, एक वोट आप डेफिनेटली किसी मुस्लिम कैंडिडेट को डालेंगे, और जो दूसरा वोट होगा वो आप जिसे चाहे डाल सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने पहला मुस्लिम को डाला है तो दूसरा पे इसी को डालोगे, तभी क्योंकि आप अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। क्या ये लॉजिकल बात है? आप वोट उसी को देते हैं जो ऑलरेडी आपकी सोच में जीत रहा होता है। तभी तो एग्जिट पोल होते हैं। ये जो एग्जिट पोल होते हैं, ये जो हवा उड़ती है इलेक्शन की, हवा ही रुख बदलती है चीजों का। इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमारी पार्टी जीतेगी, और जीतती भी वही है, क्योंकि लोग अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। अगर मैं कहता हूं पार्टी ये जीतेगी, लेकिन पूरा देश कहता है कि पार्टी बी जीतेगी, तो चांसेस ये है कि उस दिन मैं भी बी को ही वोट डालूंगा, बिकॉज मैं अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। अब ये गलत है लॉजिक, ऑब्वियसली इट इज इनकरेक्ट, बट दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में गलत सही कुछ नहीं है। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो इंटरनल चेंजेस होते हैं वो है एक तरीके की। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो यानी यहाँ पर भी यही होगा कि अगर मैं ए पर्सन को वोट डालूं तो दूसरा भी तो मैं उसी को डालूंगा ना, वरना मैं अपने वोट को कैंसिल करने थोड़ी जाऊंगा वहां पे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक स्पेशल यहाँ पर अथॉरिटी मिल जाएगी मुस्लिम्स को, और इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है थोड़ा थोड़ा क्रिएट होने लगेगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? महात्मा गांधी जी ने क्लियरली कहा था कि ये एक्ट जो है ये देश को बर्बाद करने आया है। यानी ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी बातें बताई हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये एक्ट इस देश को बर्बाद कर देगा, और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो वो सर्टेन टेंशन क्रिएटेड है, आप जानते हैं ना, और जो कि ऑब्वियसली गलत है, पूरे तरीके इलॉजिकल है। हम लोग जब खाली होते हैं तब हम ऐसी बातें सोचते हैं। हमारे पास ऑलरेडी टारगेट है, हम पे पढ़ाई करनी है, अपने को अपने परिवार को चलाना है, तो हम नेतागिरी करने की जगह उस पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट लोग तो लोग हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? अब इसी वजह से जो है अगले पेज पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। जो लॉर्ड मिंटो है, इन्हें कहा जाता है, अभी छोटा मोटा लैग होगा, ठीक हो जाएगा, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। मैं एसएससी ओरिएंटेड डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, एसएससी रेलवे ओरिएंटेड, क्योंकि एसएससी सटीक वन लाइनर्स पूछता है। ये नोट करें अपने पास। लॉर्ड मिंटो को इसी वजह से कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, बिकॉज इन्होंने जो है ये डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करी थी। देखिए कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है। कम्युनल जो शब्द है, क्या कम्युनिटी जैसा दिखता है? यानी मैं कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, आप दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मैं हिंदू हूँ, आप जैन है, वो पारसी है, वो बौद्ध है, वो सिख है। तो ये कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कम्युनिटी के बेसिस पे जो है चीजें चलेंगी, ये क्रिएट करा था कॉन्सेप्ट लॉर्ड मिंटो भाई। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? मनीषा, आप मुझे क्वेश्चन टाइम में भेजिए बेटा, मैं एंड में आपका डाउट लेने की कोशिश करूंगा। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए जी? इसमें इतना ही हमारे काम का है। हम आगे चलते हैं। चलो, थोड़ा सा लिखने पे आप ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि मुझे बहुत सारा डेटा कवर करना है, तो प्लीज आप साथ साथ जब आपको मौका मिले तो आप लिखते रहे। अगला एक्ट आएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1990, लेकिन इसे जाना जाएगा एक नाम से जो है आपका फटाफट इसे नोट करें, हम आगे चलते हैं।
और हाँ, इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट की जगह अगर आप चाहें ना तो ये लिख सकते हो, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं, बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये ज़्यादा सटीक है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है पेपर में, आपको पहचानने में आसानी रहेगी। अगर आपको इंडियन काउंसिल्स भी दिखता है तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जनरली बोला जाता है। ठीक है जी, इसे नोट करें। तीनों लिख सकते हैं, बाकी पेपर में यही दो आएंगे, बाकी आप नोट कर सकते हैं। वाइस रॉय जेएनयू देखिए, वाइस रॉय सबसे ऊपर बैठा है, जैसे अपना प्रेसिडेंट है वैसे उस जमाने का वाइस रॉय है। जेम्स फोर्ड जो है, जेम्स फोर्ड जो है ये उस जमाने का वाइस रॉय हुआ करता था। ये जो मॉन्टेग्यू है ये जो है उस जमाने के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ठीक है जी। सेक्रेटरी और वाइस रॉय, दो चीजें मैंने आपको बता दी है। अब अंग्रेजों की बात सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के नेता हैं उन्होंने झूठ बोलना भी इनसे सीखा है। इन्होंने इस एक्ट में कहा कि हमारी जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना भारत के अंदर, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये एक्ट ला रहे हैं। मतलब अंग्रेज ये बात कह रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और हम कह रहे हैं अरे हाँ कुछ तो होगा, हमें उम्मीद थी कि कुछ तो होगा, बट ऑब्वियसली बात है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1917 में इन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, अब ये नोट वोट कहीं नहीं करना है, सिर्फ समझाने वाली बातें हैं। हमारी जिम्मेदारी है इस देश के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना, और इसके लिए हम बहुत ही जल्द एक एक्ट लाएंगे। इसी बात को जो है मद्देनजर रखते हुए 1919 में एक्ट आया, और उस एक्ट के अंदर जो है आपका बेसिकली इन्होंने बहुत सारी बातें करी है। देखा, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला कि लाइट ही चली गई, देख रहे हो जरा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के अंदर इन्होंने कहा था कि 1990 एक्ट के अंदर इन्होंने कहा कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है एट सेंटर, सेंटर में जैसे यूनियन गवर्नमेंट जो है will be replaced by a bicameral system consisting, एक बार रिफ्रेश करें बेटा आनंद, काउंसिल ऑफ, पहले लिख देता हूँ यार फिर समझाऊंगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं, समझ जाना मेरे दिल की बात। फटाफट नोट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, मतलब आप स्टेट लेवल एग्जाम्स भी देंगे, पीसीएस देंगे, वहां भी देखने को सवाल मिलता है, जो मैंने लाल रंग के कलम से लिखा है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में बैठी है उसे रिप्लेस करा गया एक बाय कैमरल सिस्टम से। बाय कैमरल सिस्टम होता है जिसमें दो हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आज हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें आपको लोकसभा राज्यसभा दो चीजें देखने को मिलती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ये बात आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट नोट करें। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप नोट करते चल रहे हैं, प्लीज अपना हाथ ना रोके, नोट करते चलें, क्योंकि डेटा काफी सारा है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने लोग चुने जाएंगे, ये यहाँ पर ऑब्वियसली लोग चुने जाएंगे, तो ये चुने जाएंगे डायरेक्टली, यानी अब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन जो होंगे ये एज के बेसिस पे नहीं होंगे, ये बेसिस पे होंगे आपकी प्रॉपर्टी के, आप कितना टैक्स देते हैं, आप कितने रिच हैं, इन सब फैक्टर्स के ऊपर जो है आपके पास अधिकार होगा या नहीं होगा वोट डालने का। समझ गए जी क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? यानी डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं इन सभी सीटों के लिए, बट जो पावर है इलेक्ट करने की, वोट डालने की, वो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स, आप कितने अमीर हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, ऐसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कुछ फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे आप जज करेंगे कि आपको अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी, आपको शायद याद होगा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन was extended for 6 Christians एंग्लो इंडियंस। समझ गए? बिसाइड्स मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के लिए तो रहेगा ही, अब यही जो है आपको सिखों, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बिल्कुल मोइन, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, यानी जो भारतीय है, वो कुछ खास वोट नहीं दे पाएंगे। और मैक्सिमम जनता उसी कैटेगरी थी, मतलब इनका दिमाग देखो कितना ही क्रूर दिमाग है। मैक्सिमम जनता होगी वो और कौन होगी बताओ? अनपढ़ होगी, गरीब होगी, बिना प्रॉपर्टी वाली होगी। एंग्लो इंडियन वो हैं जो कि मान लेते कोई अंग्रेज है जो इंडिया में आके बस गया है और उसके बच्चे भारत में हो गए, तो वो इंग्लैंड के भी माने गए, इंडिया के भी माने गए, तो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। अभी सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है जी।
क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? एक काम करूंगा, कल की तरह पूरा सेशन रिपीट कर दूंगा, आप प्लीज नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। कम्युनल शब्द क्या होता है, देखिए आपको समझने की कोशिश करनी होगी। सो प्लीज थोड़ा सा शांत रहें, हर बार आप यहीं पे आपकी पकड़ छूटती है, थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है? नहीं वो रिलीजन वो कम्युनल है ना ग्रीन, तो वो कम्युनिटी के बेसिस पे होगा। यानी मान लेते हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो क्या मुझे मुसलमान इंसान को चुनने के स्पेशल अधिकार दिए गए? बिल्कुल दिए गए। अब ये चीज कामयाब हो गई, 10 साल तक देखा गया कि यार ये तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे फूट डल रही है, तो कहा कि सिखों को भी ऐसे ही कर दो, क्रिश्चियंस को भी कर दो, एंग्लो इंडियंस को भी कर दो, मुसलमानों के पास तो है ही। तो इससे क्या होगा, एक ही देश में कई छोटे छोटे देश बन गए। यानी अब मैं क्या करूंगा, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए अपने इंसान को वोट दूंगा, और यही जो कॉन्सेप्ट है अपना, यही धीरे धीरे जो है देश को तोड़ के रख देगा, ठीक है? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो एंग्लो यानी अंग्रेज भी है, इंडियन यानी भारतीय भी है। इसे हम पॉलिटी में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस मैं आपको यही समझा सकता हूँ, ठीक है? ये डायरेक्ट इलेक्शन होंगे अपने देश में, मुझे बताएं अपने देश में क्या डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम प्रधानमंत्री को डायरेक्टली नहीं चुनते, बट इनडायरेक्टली एमपी को तो चुनते हैं। लेकिन क्या वो उम्र के बेसिस पे होते हैं? जब आप वहां जाते हो तो सिर्फ आपकी उम्र देखी जाती है, उम्र देख के जो है आपका वोटिंग कार्ड बना दिया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टैक्स के बेसिस पे, तो क्या आप वोट दे पाएंगे? आप वोट नहीं दे पाएंगे। प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप वोट नहीं दे पाएंगे। एजुकेशन के बेसिस पे हो सकता है आप वोट दे दें, और पैसों के बेसिस पे हो सकता है आप वोट दे दें। यानी ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, क्या मेजोरिटी ऑफ इंडिया इस ब्रैकेट से बाहर होगी? यानी ये तो वो एलीट क्लास है ना, जो सबसे ऊपर बैठी है। सब थोड़ी टाटा बिरला है, सब थोड़ी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब है कि भैया या तो दिमाग बहुत तेज, या पैसा बहुत तेज, या टैक्स बहुत सारा, या प्रॉपर्टी बहुत सारी। सब थोड़ी ऐसे। मेनली अंग्रेज ही हुआ करते थे, और कुछ ऊपर के लोग, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, बाकी पूरा देश इसके बाहर था। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ गए दोस्तों? आगे चला जाए। 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन्हें नोट कर लेना, आपका भला हो जाएगा। सवाल यही सब पूछेगा, देख लेना, पेपर जब हो जाएगा तब आप इस बात को समझ जाओगे। चलो आगे चलते हैं जी। 1919 एक्ट, थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश करता हूँ, बढ़िया फ्रेमिंग बनाता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। अगले पेज पे लिखता हूँ इसे। आज हमारे देश में 2 बजट आते हैं। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, तो एक यूपी का अलग से बजट आता है ना, जो यूपी की सरकार पेश करती है यूपी के लिए। एक आता है देश का बजट, जो कि भारत की सरकार भारत के लिए पेश करती है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे। प्रोविंसेस का मतलब है प्रांत, यानी जो प्रांत हुआ करते थे वो अपना बजट अलग से लाएंगे, और जो केंद्र है वो अपना बजट अलग से लाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट आज हमारे देश में है, ये भी इसी समय की देन है कि यानी स्टेट के पास अपनी पावर होनी चाहिए अपने बजट को बनाने की, और सेंटर के पास अपनी पावर होनी चाहिए अपने बजट को बनाने की। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। देखिए, प्रोविंस कहा जाता है, वही प्रोविंसेस आज हमारे देश में भी है, बस हम उसे स्टेट कहते हैं। जो यूनाइटेड प्रोविंस है वो यूपी है, मतलब समझ रहे हैं ना? बस मतलब हम प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट आज भी अपने देश में, बट हमने उसे अलग तरीके डिफाइन करके, हमने जो है बेसिकली उसे लैंग्वेज वगैरह के बेसिस पे ना करते हुए, सिंपल ज्योग्राफिकल बेसिस पे या अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे डिवाइड करा हुआ है, और उसे हम जो है स्टेट कहते हैं। चले दोस्तों, आगे एक बार कंफर्म करेंगे, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? फायदा किसी चीज का नहीं है साइको, सब नुकसान ही नुकसान है। फायदा ना ढूंढे, 1947 तक फायदा ना ढूंढे, बस खेल है, इसे देखे जाए जैसे पूरा भारत देख रहा था। आगे चलते हैं जी, ठीक है जी, समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब कहा कि 1919 के बाद अगला एक्ट आएगा 1929 में, ठीक है जी। लेकिन अगले एक्ट के आने से पहले ये जो फैसले हमने ले लिए हैं, इसे चेक करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी। वो कमीशन जो होगी वो आएगी और देखेगी कि 1919 में जो भी हमने पंगा डाला है, क्या उसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी एक कमीशन बनेगी, और वो कमीशन का नाम होगा साइमन कमीशन। विदाउट एनी डाउट पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट इलाके में है हम इस समय। 1910 से लेके 1950 वाला इलाका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। साइमन कमीशन बनेगी। अब ये साइमन कमीशन ने आना था 1929 में एक्ट को चेक करने, बट 1929 में थे ब्रिटेन में इलेक्शन। अब इलेक्शन होने से पहले क्या जो वहां की पार्टी होगी वो वहां की जनता को इंप्रेस करने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने ये काम जो है प्रीपोन कर दिया, और यही पार्टी जो है 19 ये जो कमीशन है इसे 1927 में बना दिया, और भेज दिया इसे 1928 में कि जाओ। 1928 में भारत आया।
अब आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि सर साइमन कमीशन कौन है, सर जॉन साइमन कौन है, कितने मेंबर है, भैया सब बताऊंगा, उसी लिए आया हूँ यहाँ पे। सब्र रखो, आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा आप जो है मत लिखना, आराम आराम से हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। बिल्कुल प्रियांशु, साइमन कमीशन जो है 1929 में आनी थी, बट अपने पर्सनल लोगों को इन्होंने इंप्रेस करने के लिए उसे जल्दी बना दिया और 1928 में ही वो आ गई, ठीक है जी। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका तो वैसे ही होता है लिखने का जैसे आपका एजुकेटर लिखता है, क्योंकि आपके दिमाग में इस समय स्क्रीन की बातें हैं, तो अगर आप इसे एग्जैक्टली ऐसे चिपका देंगे अपनी कॉपी में तो क्या होगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। बाकी जैसे आपको मन करे वैसे लिखें, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। अब हमने कहा ये साइमन कमीशन फालतू बात है, अब ऐसा क्यों कहा वो आपको अगले पेज पे बताता हूँ। थोड़ा सा अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे साइमन कमीशन का। ठीक है जी, आपने नोट कर लिया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसी बात पे आपका क्वेश्चन टैब मैंने बंद कर दिया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यानी अगर आप साइमन कमीशन की बात करते हैं, वैसे हम इसे डिटेल में भी कई जगह पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे लेके चलता हूँ। ये बनी है 1927 में, आई है, रिपोर्ट सबमिट करी है 1930 में, ठीक है जी। 1930 में रिपोर्ट सबमिट करी है, ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट से क्या होगा, इसने इस रिपोर्ट में दिए थे सम रिकमेंडेशन, ऑब्वियसली रिकमेंडेशन देगा ना कि मेरे हिसाब से तो ऐसा वैसा ये है वो है, ऐसा कुछ बढ़िया सा है। अब इस रिकमेंडेशन को कंसिडर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी कि भैया आओ बातचीत करें। अब मीटिंग जो बुलाई जाएगी उसमें भारत के लोगों को भी स्वागत के नाम पे बुलाया जाएगा। अब वो क्या है कैसे है सब समझाया जाएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं इन मीटिंग्स को ही कहा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और टोटल गिनती में थी ये 3, यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है। ये तीनों की तीनों मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस ये सुन लो 3 अलग अलग हुई है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर फाइनली डिसाइड हो गया है कि हम क्या करेंगे। ये डिसाइड हो चुका है 1933 में, ठीक है जी। और जो चीज डिसाइड हुई है उसे बोला जाता है व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये आपके पिछले किसी भी नोट्स में नहीं होगा, अगर आपने मुझसे पिछले बैचेस भी लगाए हैं तो मैंने ऐड करा है अपने पास से, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और ये पेश करा गया, कब पेश करा गया जी, 1933 की मार्च में। और इसके बाद ही एक्ट आया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या बढ़िया कनेक्शन बना इस बार, तो मैंने सोचा एक पेज पे ही पूरा बना देता हूँ, आपके दिमाग में अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। यानी 1929 में आनी थी, आ गई 1927 में, उसके नवंबर में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1928 में उसने जो है काम करा, 1930 में रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को कंसीडर करने के लिए 3 मीटिंग्स हुई। वो 3 मीटिंग्स कब कहां कैसे हुई, कौन आया कौन नहीं आया, सब पढ़ाया जाएगा। फाइनली 1933 की मार्च में उसने अपना फाइनल प्रपोजल रखा, पब्लिश करा, और उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन गया, ठीक है जी। नहीं बेटा, ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट नहीं है। ये क्यों आया था बेटा, सब बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, सब बताऊंगा। इसके आने का जो पर्पस था, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो वो था 1919 एक्ट को चेक कर दें कि क्या ये सही से लागू हुआ है या नहीं हुआ है। आया देखो कब है, 10 साल बाद, जब अगले एक्ट का टाइम है। अपने देश पे ही है अभी। यानी मतलब अगर आपको सीरियस नोट पे बताऊं तो अगले एक्ट के आने से पहले ये देखना था कि क्या सही से काम हुआ है या नहीं हुआ। सब बताऊंगा बेटा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रक्षा पूरे तरीके मेरे पे छोड़े। चलिए आगे। बिल्कुल अविनीश, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है 1927 में आई, 1927 में बनी, 1928 में आई, 1930 में रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में थे रिकमेंडेशंस, जिसके जिसके लिए मीटिंग्स हुई, जिसमें भारतीयों को भी बुलाया गया, किसे कहां कैसे बुलाया गया सब बताऊंगा। और इस मीटिंग में 3 अलग अलग लेवल की मीटिंग हुई, और ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, जिसके बाद डिसाइड करा गया क्या, यानी आप कहेंगे प्रपोजल रखा गया 1933 की मार्च में, और उस प्रपोजल को कहा गया व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, जिसके तहत बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इज द पॉइंट क्लियर। अब अगले पेज पे चलते हैं जी। देखिए, फिर से साइमन कमीशन लिखूंगा, आपको नहीं लिखना। मैं इसलिए बार बार लिखता हूं कि जब आप नोट्स रिवाइज करें तो टाइटल में आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। साइमन कमीशन में थे टोटल 7 मेंबर्स, और इसके जो चेयरमैन थे ये थे सर जॉन साइमन। तो इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रख दिया गया था। बाकी डिटेल में आगे चल के कभी कवर करूंगा, अभी के लिए थोड़ा सा जो है हम इसे लिमिट में ही रखेंगे। ये जो 7 के 7 मेंबर्स हैं ये थे ऑल ब्रिटिश। अब ये बात अपने को जरा सी भी समझ नहीं आई कि अगर आप हमारे देश से एसोसिएटेड, नहीं टोटल 7 है, अगर आप हमारे देश से एसोसिएटेड कोई भी चीज करोगे तो क्या हमसे नहीं पूछोगे।
ये तो वही हो गया कि मैंने ऐसे ही कानून बना दिया, जिसके लिए बनाया उसे पता ही नहीं। तो ये ऑब्वियसली इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट तब भी होते थे, कल भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी होंगे। क्योंकि सरकार का जो काम है वो जनता की भलाई से एसोसिएटेड कोई काम करना है, तो जनता को वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, जनता से जरूर पूछना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश में, और उस प्रोटेस्ट में जो है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और जो जवाहरलाल नेहरू जी है उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। और यहाँ पर एक इंसान की डेथ हो गई जब लाठीचार्ज हुआ हमारे ऊपर। तो जिनका नाम क्या था, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? लाला लाजपत राय जो है, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है जी, लाहौर में, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। ये सब आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पर कुछ लोगों ने सपोर्ट भी करा था। जो सपोर्ट में थे वो कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। एक पार्टी हुआ करती थी यूनियनिस्ट पार्टी, अपने लिए सबसे ऊपर वाला नाम सबसे काम का है, और मोहम्मद सैफी ग्रुप, अपने लिए सबसे काम का ऊपर वाला नाम है। बाकी पेपर का लेवल क्या है वो तो भैया पेपर ही जाने, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मन में बड़े सारे ख्याल आते हैं, और यहीं पर आता है एक पढ़े लिखे इंसान और एक अनपढ़ इंसान के दिमाग का फर्क। बिल्कुल करा था, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं यशमिता। और इनफैक्ट लाला लाजपत राय जी की जो डेथ है, उनसे उन्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी, और बदले में भगत सिंह, जो जिन्हें आज हम भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं, उनकी वो पर्सनालिटी बनने में भी बहुत बड़ा योगदान है लाला लाजपत राय जी का। ये हम अलग से पढ़ेंगे बेटा, अभी के लिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? यूनियनिस्ट पार्टी है बेटा, यूनियनिस्ट, ठीक है। अब थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, हम मतलब ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि आप समझ के देखिए कि एक बच्चा है जिसे अभी सिर्फ जो है 2 का पहाड़ा आता है, और वो बैठ के कह रहा है, अरे क्या फालतू बात करते हो, 2 का पहाड़ा मुझे आता है 10 तक। और एक दूसरा इंसान है जिसे 19 का पहाड़ा याद है, और ये बैठ के जो है इसके बारे में कमेंट कर रहा है, 19 का पहाड़ा तो कोई काम ही नहीं आता, पता नहीं क्यों याद करके बैठा है। कुछ ऐसा सिचुएशन है कि जब हम लोग बैठ के बात करते हैं बड़े बड़े लीडर्स के बारे में, जिन्होंने हमें आज ये अधिकार दिलाया है देश को आजाद करके, कि हम बोल सकते हैं। ये अधिकार भी हमें नहीं था, आपको शायद पता हो, हम कुछ भी नहीं थे, वी वर लिटरली नथिंग। तो हम यहाँ पर बैठ के सिंपली किसी भी पर्सनैलिटी को कह देते कि अरे यार ये क्या बात हुई। तो कोई रीजन रहा होगा। जो इंसान अमेरिका से, इंग्लैंड से, इतनी जगह से पढ़ के वहां का टॉपर बन के जो है भारत में वापसी आता है, और अपने पूरे सुख और समृद्धि को छोड़कर भारत को आजाद कराने में लग जाता है, पूरा संविधान बनाता है, तो हम तो कौन ही होते हैं किसी के बारे में बात करने वाले, है ना। और ये सबके लिए लागू है। मेरा मानना ये है कि अगर एक इंसान ऐसा है जिसने जरा सा भी कंट्रीब्यूट करा है देश को आजाद कराने में, तो हमें कोई भी अधिकार नहीं है उसके खिलाफ कुछ भी बोलने का। क्योंकि वो अधिकार जो बोलने का हमारे पास है वो कहाँ से आया है? वो अधिकार हमारे पास जो आया है वो उसी इंसान की देन है। अगर संविधान में वो बात ही ना होती, संविधान में लिखता ही ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो पूरे चांस है कि हम ये बात बोल भी ना पाते, जो आज हम खुल्लम खुल्ला कहीं भी बोल देते। तो मेक श्योर जो भी फ्रीडम फाइटर है, चाहे उसने जरा सा भी कंट्रीब्यूट करा है, तो पॉलिटिकल जो आपके थॉट्स हैं वो उनके लिए कभी भी इस्तेमाल आप ना करें। आई होप आप इस मैसेज से ओवरऑल जो पूरा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए। अगर आप इसे नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोड अपने दिमाग पे ना डालें, फिर आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन में 3 लोग मैंने आपको यहाँ पढ़ाए हैं, आगे चलते हैं। चलो, अब हुआ क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह जो है, भगत सिंह जी जो है राजगुरु है, सुखदेव है, ये आगे जाके लाला लाजपत राय जी की जो डेथ होती है उसका बदला लेते हैं, सॉन्डर्स भाई की हत्या करते हैं, शायद आपको याद होगा। ये सब मैं आपको अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर फैसला हुआ, जब लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई तो बहुत तगड़ा हो गया बवाल। और यहाँ पर इतना तगड़ा बवाल हो गया कि भारतीय जो है पूरे तरीके खिलाफ हो गए अंग्रेजों के। तो हमें शांत करने के लिए जो है ना, यहाँ पर एक चाल चली जाएगी अंग्रेजों के द्वारा, वो बताता हूँ क्या है। ब्रिटिशर्स की तरफ से, ये सिर्फ सुनना है, इसे नोट नहीं करना, इसे सिर्फ सुनना है, आराम आराम से समझे। ब्रिटिशर्स की तरफ से एक इंसान आएगा जो उस जमाने का सेक्रेटरी हुआ करता होगा, और वो मिलने आएगा कांग्रेस से, ठीक है जी। कौन है अभी आपको बता दूंगा। वो मिलने आएगा कांग्रेस से, कांग्रेस के लीडर से, और उन्हें कहेगा हम आपको आजादी देने को तैयार है। देखो क्या कमाल की बात है, बस प्रूव कर दो कि भारत इज सेल्फ डिपेंडेंट, आप अपना ख्याल रख लोगे ना, ये प्रूफ कर दो। जबरदस्ती की बात है, हम कह रहे हैं अरे भैया हम रख लेंगे, नहीं, मेरा तू ही तूता है, अपना ख्याल रखा कर। जबरदस्ती, अरे भैया हम रख लेंगे अपना ख्याल, तुमसे तो बढ़िया ही रख लेंगे, लेकिन फिर भी हमें जबरदस्ती कहा गया है कि आप प्रूफ करो कि तू अपना ख्याल रख भी पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो ये चैलेंज टाइप हो गया। एक ब्रिटिशर ने एक इंडियन को चैलेंज दे दिया, और इंडिया की तरफ से जो है वो कौन थे अभी आपको बताया जाएगा, ब्रिटेन की तरफ से वो कौन है बताया जाएगा। यानी कहा गया कि एक रिपोर्ट पेश करो जिसपे हमें बताओ, प्रूफ करो कि हम इस तरीके इस देश को चलाएंगे, और जितने आपके लीडर हैं सबके साइन करा लो, एज सिंपल एज दैट।
समझ गए? यानी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं स्कूल से खुद घर आ सकता हूँ, अपने घर वालों से साइन करा के ले आओ। समझ गए क्या लॉजिक है? यानी हमारे टीचर कहते हैं कि अच्छा तुम खुद घर जा सकते हो ना अपनी गाड़ी बाइक से, घर मम्मी पापा से या फैमिली से साइन करा लो। बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। अब हमने भी कॉन्फिडेंस से कह ही दिया, हमें क्या पता था हमारे घर वाले ही जो है धोखा दे देंगे। तो हमने जो है कॉन्फिडेंस से कह दिया कि हाँ एक ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनाऊंगा और बस देखो कमाल कर देंगे। और सभी नेताओं के सामने इसे पेश करा गया और कहा कि आप इस पे साइन करो और जल्दी ही जो है हम आजाद होने वाले हैं। बट एक इंसान ऐसा है जिसने इस पे साइन करने से मना कर दिया, जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। और एक इस साइन के चक्कर में या एक ग्रुप ऑफ साइंस के चक्कर में जो है ये कहानी रुक गई और काम पूरे तरीके खराब हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? उन्होंने बेटा ग्रीन बीटेक नहीं करी थी ना। चले आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पूरी कहानी समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेटा लिखवाता हूँ। देखिए ऐसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको डेटा लिखवाता हूँ। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप पूरी समझ चुके हैं। अब मैं अगले पेज पे कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। 1928 में देखिए सच बताऊं तो जिन्ना जो है ना उनके भी कुछ अच्छे ख्याल थे पाकिस्तान को लेके। डेफिनेटली वो हमारा नुकसान हुआ है बिकॉज हमारे देश से एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। बट अगर आप जिन्ना के बारे में कभी पढ़ोगे तो जिन्ना के भी जो ख्याल थे वो पूरे नहीं हो पाए बिकॉज जिन्ना भी अकेले नहीं थे, पाकिस्तान को बनाने वाले और भी बहुत लोग थे। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकला वो बेकार निकला। पाकिस्तान वैसा बन नहीं पाया जैसे जिन्ना ने सोचा था। बट वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, अपने को क्या। 1928 जो है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है जिनका नाम है लॉर्ड बर्किन हेड met the leader of कांग्रेस यानी मोतीलाल नेहरू जी। इन्हें मिलने गए और इनसे पूरी वही बातचीत करी और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है कब पेश हुई थी, पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने पेश करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो नेहरू रिपोर्ट है इसी को कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यही ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है शब्द। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑप्शन से खेलना होगा कि जनरली ऑप्शन में आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, बट कभी कभार नेहरू रिपोर्ट को भी यही कहा जाता है बिकॉज भारत की तरफ से ब्लूप्रिंट ये था जो हम चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जो हमें दिया वो ये था। तो दोनों के लिए ही ब्लूप्रिंट शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है मैं आपको भी समझाता हूँ। आपने अगर कभी मकान बनते हुए देखा है या दुकान बनते हुए देखी है तो वहां पर आपने देखा होगा एक चीज होती है जिसे हम नक्शा बोलते हैं। नक्शे पे क्या होता है, हर चीज को बनाया जाता है कि कौन सी चीज कितने मीटर सेंटीमीटर फुट इंच की होगी और हम बेसिकली एक पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा घर कैसा बनेगा। आपने कॉलेज में हो सकता है करा हो इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है जी, हम अपने पेपर पे सब चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपको समझाता हूँ मैंने। तो इसे ब्लूप्रिंट बोला जाता है, यानी हम अपनी कॉपी पे पहले बना के देखते हैं कैसा बनेगा, कमियां निकालते हैं और फाइनली जब वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है तो हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाँ, कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में आपने करा होगा। आगे चलते हैं। वो बाजूका वाला लेके गए होगे आप कंधे पे टांग के, वो ऐसा होता है उसके अंदर से बाजूका निकलेगी और अभी उड़ा देंगे टीचर को, वैसे ही होता है। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने जो है नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे। अब ये जो है ब्लूप्रिंट बनाया गया और ये पेश करा गया, इसमें जिन्ना साहब ने साइन नहीं करे। तो हुआ क्या कि हमने कहा कि हमें चलो एक काम करो, आप दे दो डोमिनियन स्टेटस। जी हाँ, ठंड आज ज्यादा है तो क्या बात चुकी है, हमें दे दो डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब डोमिनियन स्टेटस की डिमांड होते ही यहाँ पर कांग्रेस जो है उसमें भी होगा दो हिस्से। यानी एक हिस्सा कहता था कि हाँ दे दो डोमिनियन स्टेटस, दूसरा हिस्सा कहता था नहीं डोमिनियन स्टेटस क्यों ले भाई, हम इतनी मुश्किल से तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं, आज भी अगर हम इसके इनके कंट्रोल में रहेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अब ये जो दो हिस्से हैं ये टूट गए और एक हिस्से ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस दे दो। ये कहलाई ओल्ड कांग्रेस और ये कहलाई न्यू कांग्रेस। न्यू कांग्रेस के जो लीडर बन गए ये कौन बन गए जी, ये बन गए पंडित जवाहर लाल नेहरू। और ये कौन है जी, ये है मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। मुझे पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे मोतीलाल नेहरू जी के। डोमिनियन स्टेटस बेटा समझाऊंगा ना, चिंता मत करो।
सन। अब देखो अगर आप यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हो तो कितने इंटेंस हैं लोग आजादी को लेकर कि वो हर हाल में आपस में भी लड़ने को तैयार है। अब अगर आपके दिमाग में पहले से ही केमिकल भरा हुआ है कि ये सब लोग बुरे हैं तो मैं आपकी मदद कर ही नहीं सकता। जिसे पता ही 2+2 5 है उसे तो मैं समझा ही नहीं सकता 5+7 क्या होता है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल बन के चीजों को समझने के लेवल में है आपका दिमाग तो आप जरूर समझेंगे कि उस जमाने में जो भी इंटेंशन रही होगी अच्छी ही रही होगी, तभी जो है ये सब चला करता होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना होते लोग तो मतलब ये ऐसा नहीं कर रहा इन दो पे गोला मार के नहीं कह रहा, इन जनरल अगर लोग ना होते ना तो हम आजाद ना होते। बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर लेकिन इससे कोई रिजल्ट निकला, इसमें मजा किसे आया? सिर्फ एक इंसान को जो कि है बर्कन हेड। उसने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। देखो ध्यान से, वो इतना चालाक निकला कि उसने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि भैया देखो आप तो आपस में ही लड़ रहे हो। बिल्कुल मिक्सअप होगा गौरव, थोड़ी देर में समझाऊंगा, पूरा रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो। बस आप जैसे जैसे जितना समझ पाओ उतना समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो अभी भी कोई फायदा नहीं निकला यहाँ पर। अभी फिर से कहानी, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है एक देश है पूर्णतः है आजाद, पूरे तरीके आजाद। एक होता है पार्शियली आजाद। दोनों में फर्क ये होता है कि तुम्हारे पास अपनी गवर्नमेंट होगी, तुम्हारे पास अपनी गवर्नमेंट होगी, ठीक है? तुम अपने देश के फैसले ले सकते हो, तुम अपने देश के फैसले ले सकते हो, बट पूरे तरीके आजाद में यह है कि तुम जो चाहे कर सकते हो। इसमें तुम जो चाहे नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस होते हैं। और तुम्हारा ओवरऑल जो हेड है वो क्राउन ही होता है अभी भी, यानी अभी भी जो है ब्रिटिश क्राउन ही तुम्हारा हेड माना जाएगा। चाहे भले ही बाकी सब तुम्हारा देश अपनी अपनी पार्लियामेंट बना के जिंदगी जी रहा है, लेकिन ओवरऑल चाहे वो नाम मात्र के लिए ही सही, बट आप ब्रिटेन के अंडर ही माने जाओगे। पूर्णतः आप आजाद नहीं होंगे, ठीक है? सोवरेन नहीं होंगे, आपके थोड़े ना थोड़े जो है कंट्रोल में आप रहेंगे। ऐसे बहुत सारे देश अभी भी है अपने पास, अपने दुनिया में, जो कि अभी भी ब्रिटिशर्स के इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा, सर दूसरे देश तो बेटर डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि विनय पूछ रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं आता है। डेवलपमेंट में हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि वहाँ क्राउन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो वो बेटर डेवलप कर रहा है। डेवलपमेंट में हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ यहाँ डेमोक्रेसी है और वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है तो हम अच्छा डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट ओवरऑल एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। अब आप देखोगे चाइना में डेमोक्रेसी है क्या? तो अगर आप देखोगे तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है हमें पसंद नहीं आती, चाइना का काम करने का तरीका पसंद नहीं आता, बट एज अ कंट्री चाइना डेवलप कर रहा है। तभी हम सारा दिन पाकिस्तान से लड़ने की बातें, पाकिस्तान की बुराई करते, चाइना की बात हम कभी नहीं करते, क्योंकि चाइना हमें पता है कि जो है काफी बड़ी पावर बन चुका है। देखिए समझदार वो है जो दुश्मन की ताकत को समझे। सिर्फ अपने में ही खुश होने वाली बात नहीं होती, दुश्मन की ताकत को समझना भी बहुत जरूरी होता है ना। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। डेवलपमेंट एक मतलब बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग जोन्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो इसका पार्ट बनती है। तो डेवलपमेंट को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक या दो फिनोमेना से मिलकर ही बनेगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं बात को? आगे चलते हैं। अरे भैया चलो आगे चलते हैं। चाइना भी तो फायरिंग नहीं करता, पाकिस्तान करता है। आगे चलते हैं। नेवर एंडिंग डिबेट है, मैं इसलिए इसे शुरू ही नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर डिमांड करा कि कम से कम हमें राइट्स तो मिलने ही चाहिए। डोमिनियन होगा या पूरे तरीके इंडिपेंडेंट होगा तो बात की बात है, तो राइट्स तो मिलने चाहिए जी। अब राइट्स को लेने के लिए एक इंसान ऐसा चुनना था जो कि जाके बात करे अंग्रेजों से। जैसे कि अंग्रेजों ने एक जमाने में चुना था बर्कन हेड को, तो ऐसे हमने एक इंसान को चुनना था जो कि हमारी तरफ से हमारा ब्रह्मास्त्र हो, हमारी वन मैन आर्मी हो, और ये जाए तो मतलब एक तरीके से पूरा देश जा रहा है। तो ये इंसान जो था वो था महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को चुना गया इस काम के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक इंसान ऐसे थे जिनके आने के बाद देश ने अलग रुख लिया था आजादी की तरफ। महात्मा गांधी जी, इन्होंने जो है बात करने की कोशिश करी कि किसी तरीके हमें राइट्स तो मिले। बिल्कुल सही। तो ये जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब ये राइट्स को लेने कहाँ जाएंगे? लंदन। लंदन जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आफ्टर माथ है राउंड साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन के आगे की कहानी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अभी मैं इसी में क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज अभी अगला एक्ट नहीं आया, अगला एक्ट आएगा ही 1935 में, तो उससे पहले जो भी होगा वो हम ऑब्वियसली इसी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है ये अब वहां जाके अपने पॉइंट्स को रखेंगे। पॉइंट्स रखने के बाद जो है कोशिश करी जाएगी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। कब पार्ट लिया था? 1931 में पार्ट लिया था। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं?
ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आगे चल के आपको दोबारा पढ़ाने वाला हूँ। तो ये ना समझे कि यहाँ पर जैसे एक बच्चा भी लिख रहा है कि मैंने साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं बताई, ये सब चीजें बेटा अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपने पिछला कोर्स के आखिरी 5-7 सेशन देखे हैं तो आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके आपको सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। उसके बाद भी जब आखिरी सेशन होगा उस पॉइंट पे आपको जो लगेगा मिसिंग है आप मुझे बताना, मैं आपके लिए टॉपिक्स को ऐड करूंगा, तभी कोर्स खत्म होगा। चलो आगे चलते हैं। ये फ्री के नंबर बढ़ते हैं दोस्त, पहले ही बता रहा हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, कब हुई, किसने पार्टिसिपेट करा, किसने नहीं करा, फ्री के नंबर बढ़ते हैं यहाँ से। चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर participated in all three राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जब गांधी जी गए थे तो इन्होंने कहा था कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए होंगे, और इन्हें उन्होंने कहा भी कि हाँ हाँ मिलेंगे, आप चिंता मत करो। तो ये गांधी जी जो है वापसी आ गए। फाइनली एक एक्ट आया जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो आया तो, बट इसके साथ फंडामेंटल राइट्स नहीं आए। समझ पा रहे हैं बात को? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो हमें वादे करे गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, वो पूरे नहीं हुए और इसी तरीके आगे। जी हाँ, सबकी सब लंदन में ही हुई है। ऑब्वियसली बात है कि कब आएगा जी, 1935 में आएगा। आपको इसके अंदर लिखा हुआ दिख जाएगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर हिस्सा है, मेजर पार्ट, वो एक्चुअली हमने उठाया यहीं से। माना जाता है 70 से 80% जो हमारा आज का संविधान है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बनाया है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बट इसके अंदर कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ये आया बट विदाउट फंडामेंटल राइट्स। अब जिन्हें लगता है कि अरे हमने तो अंग्रेजों का ही जो एक्ट है उसे चिपका दिया और हमने अपना संविधान बना दिया, हम तो चीटर हैं, तो मेरे दोस्त बिना इसके तुम जी लोगे क्या? अगर सच में ही चिपका देते ना, तब हमें समझ आता कि चिपकाना किसे कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें नहीं थी, जो हमें दी जाती हैं आज। तो फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी चीज है जो नहीं होगी तो फिर क्या ही बात है ना। पुलिस कुछ भी कर सकती है, प्रशासन कुछ भी कर सकता है। आज अपने घर में आप बैठे हैं, आपको कोई भी आके पकड़ के ले जा सकता है, कोई सुनवाई नहीं होगी। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपका सेंटर पे आप 9 बजे पहुंचना है, आप 8 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं, वो अधिकार आपके छिन जाएंगे। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? बाकी ये सब चीजें क्या है आपको थोड़ा सा आगे चल के डिटेल में पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें। यहाँ तक कंफर्म करें, आपको बातें समझ आ रही हैं? सेशन थोड़ा हैवी है, ऑब्वियसली मैं आपको ब्रेक भी दे देता हूँ 1 से 2 मिनट का। उसके बाद जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। विदाउट एनी डाउट दीस थिंग्स आर हैवी, बट क्या कर सकते हैं, यही है जो है। एक काम करते हैं, आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद आपके पास मिलके 2 मिनट में सब चीजों को रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नए एक्ट की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद रिवाइज कराऊंगा, जिससे फ्लो में जो है मैं अगला पेज पे आपके लिए डेटा बना पाऊँ, ठीक है। आप सेशन में प्लीज बने रहें और हम बाकी की बातें करते हैं 2 मिनट के बाद। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को बातें समझ आ रही हैं? अच्छा सही वाली बात बताना, समझ आती है हिस्ट्री या नहीं आती? सही वाली बात, ठीक है, आने लगी है, ठीक है। देखिए काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ आती है। उसका रीजन मैं आपको खुद ही 2 मिनट आपसे बात कर ले तो फिर हम आगे चलेंगे। देखिए जो हिस्ट्री है ना, वो इतनी बड़ी है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यही सेम मैं आपसे अगर बात करता हूँ फ्रीडम स्ट्रगल, एक सिंपल सा शब्द लिखता हूँ फ्रीडम स्ट्रगल। यही फ्रीडम स्ट्रगल जो है 10वीं का बच्चा पढ़ता है, यही फ्रीडम स्ट्रगल 12वीं का बच्चा पढ़ता है, यही सेम चीज जो है एसएससी का बच्चा पढ़ता है, यही सेम चीज एक रेलवे का बच्चा पढ़ता है, ठीक है जी। और इसी तरीके यही यूपीएससी के प्री में पढ़ी जाती है चीज, यही यूपीएससी के मेंस में पढ़ी जाती है, जीएस 1 2 3 4 अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो, और यही इस मेंस के साथ ऑप्शनल में पढ़ी जाती है। सेम चीज है ना, कुछ अलग तो नहीं। अब यहीं पे डिफरेंस आता है कि मैं कितने घंटे दे सकता हूँ इसे। मेरे लिए हिस्ट्री इज लाइक 4 सवाल, मेरे लिए जो मेरी कैलकुलेशन रहती है, तो मैं 4 सवाल जितनी इज्जत देता हूँ उसे, इससे ज्यादा इज्जत नहीं दे सकता। अगर मैं चाहूं तो मैं इसी को बहुत डिटेल में और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 200 घंटे में अगर 4 सवाल अगर हम सही कर रहे हैं, जो कि हम इन जनरल 2 ऐसे ही सही कर देते हैं, वो कोई समझदारी नहीं है। इसी वजह से कहीं जगह मुझे कट शॉर्ट करना पड़ता है जहां आपको कम समझ आता होगा, लेकिन मेरी मजबूरी है ना। हम अपनी तरफ से पूरा डेप्थ में चल रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को सीख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं जी आगे। मतलब कहीं पर आपको लगे कि सर ने ये पॉइंट जो है थोड़ा शॉर्ट में बताया, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट मेरी मजबूरी है कि मजबूरी है थोड़ा शॉर्ट में बताना, बिकॉज हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना। चलो एक काम करता हूँ, 2 मिनट में आपको सब चीजों को रिवाइज करा देता हूँ। अभी अपना सेशन थोड़ा सा स्लो चल रहा है बिकॉज हम इस समय क्रूशियल स्टेज पे हैं, तो आप देखेंगे अभी आपके नोट्स ज्यादा आगे नहीं भाग रहे होंगे, 3-4 2-3 पेज इकट्ठे हो रहे होंगे हर 2 घंटे में, बिकॉज अभी जो पॉइंट है बहुत क्रूशियल है। जैसे ही हम एक बार 1940 तक पहुंच के इस पोर्शन को पूरा करेंगे, फिर से हम डेटा पे खेलना थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि
09 से हम चीज़ों को शुरू करेंगे। 1909 जो है मैं अभी ब्रीफ कर रहा हूँ, आप बस अभी फ़ोकस करें स्क्रीन पर और इसके बाद अगर रिवीजन का मौका लगा तो मैं 1935 वाला पोर्शन रिवाइज़ कराऊँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है अपने देश में 1909 में। जो-जो बातों पे आपको ध्यान देना है वो मैं स्पेसिफिकली आपको बताते चलता हूँ। यहाँ से सवाल पूछेगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे 1909 में? सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉर्ले मिंटो भाई ने, यानी इन लोगों ने। कब दिया था? 1909 में। कौन से एक्ट में आया था? 1909 के एक्ट में वाइसरॉय कौन था? 1909 के एक्ट में सेक्रेटरी कौन था? ये 5-6 सवाल स्पेस से बनते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हमने देखा कि कम्युनल इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट पूरे पूरे तरीके देश में आ गया था। 1919 का एक्ट आया और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना गया। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ होगा। बताओ 1919 का वाइसरॉय सेक्रेटरी कौन है, किस नाम से जाना जाता है, या फिर ये नाम का जो एक्ट है कब आया था। दूसरे नंबर पे सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें सिखों को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस वगैरह को मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट। आप आंसर लेंगे 1919, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को मिला था। दूसरे नंबर पे यहाँ पर पॉइंट है कि बाई कैमरलिज्म जो है कब लॉन्च करा गया था, किस एक्ट के तहत लॉन्च करा गया था। ये करा गया था 1919 एक्ट के तहत, जिसके अंदर कहा गया था कि जो हमारा लेजिस्लेचर होगा उसमें दो हिस्से होंगे, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। इसके बाद हमने देखा कि बजट को अलग कर दिया गया था देश के लिए, यानी स्टेट का अपना होगा, प्रोविंसेस का अपना होगा और सेंटर का अपना बजट होगा। इसी एक्ट के कामों को जज करने के लिए आई साइमन कमीशन। 1929 में आना था, 1927 में बनी, 1928 में आई और 7 मेंबर इसके अंदर हुआ करते थे। ये लोग आए और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में, रिकमेंडेशन दी और उसके लिए 3 मीटिंग्स हुई और 3 मीटिंग्स में 1933 में ऑफिशियली एक चीज पब्लिश करी गई जिसे कहा गया व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसके बाद बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साइमन कमीशन का थोड़ा सा जिक्र अभी के लिए कर रहा हूँ। 7 मेंबर कमीशन थी, ऑल ब्रिटिश हुआ करते थे। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। लाला लाजपत राय जी की जो डेथ हुई थी वो इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते समय लाठीचार्ज की वजह से हुई थी और इसके सपोर्ट में जो लोग थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए, जिनसे बी आर अम्बेडकर साहब वाला सवाल पूछा जा सकता है। जब बहुत विद्रोह का जो लाला लाजपत राय जी उनकी डेथ हुई तो उसके बाद जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपना दिमाग चलाया और मिलने आया मोतीलाल नेहरू जी से और उसी के बाद हमने देखा नेहरू रिपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। इसी को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ब्लूप्रिंट इसलिए कहा जाता है, भारतीय लोगों ने पहली बार अपनी तरफ से बताया था कि हमारा देश कैसा हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इसलिए कहा जाता है बिकॉज एक्चुअल में जो हमारा संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही एक तरीके से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। अच्छा, ये भी आपको समझना होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खुद है वो नेहरू रिपोर्ट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की ही बातें हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस करी थी, तो सारी बातें एक ही है, इसलिए दोनों चीजों के लिए सेम चीज का इस्तेमाल करा जा सकता है। यहाँ पर हमने ओल्ड कांग्रेस न्यू कांग्रेस वाला कॉन्सेप्ट समझा थोड़ा सा, और लेकिन इससे कुछ खास हासिल हमें हुआ नहीं, क्योंकि ना ही हमें डोमिनियन स्टेटस मिला, ना ही हमें पूरी इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन फाइनली जो है हमें पूरी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, आप जानते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करा, ये वर्थ नोटिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जो कि हमारे आज के संविधान का मेजर पार्ट है, और लेकिन इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं हुआ करते थे। अभी तक हमने सिर्फ इतनी बातें समझी हैं, अब हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल अच्छा था। देखिए बोर्ड में आपको बताता हूँ कहानी क्या है। जो बी आर अम्बेडकर साहब है बहुत ही बड़े वकील थे, आप जानते हैं, शायद इस बात को जानते ही होंगे, उन्होंने ही संविधान बनाया है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार ऐसा होता था कि बाकी सबसे अलग होता था। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी होता था कि जो महात्मा गांधी जी है वो अलग चीज कहते थे, अम्बेडकर साहब अलग चीज कहते थे। देखिए होता क्या है, जब हम जैसे छोटे लोग होते हैं तो हम अपने विद्रोह को लड़ाई मानते हैं। जब बड़े लेवल पे डिस्कशन होते हैं और उसमें एक कहता है ये करो, दूसरा कहता है ये करो, तो ये बहुत प्रोडक्टिव चीज मानी जाती है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक बड़ी कंपनी है, मान लेते हैं आपकी कोई दुकान मकान है या फैक्ट्री है, तो उसमें एक ही मालिक होता है। बट कभी भी बड़ी कंपनी को देखना, बड़ी कंपनी में क्या है, पावर बहुत सारे लोगों के पास डिवाइडेड होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, मीटिंग्स हो रही है, ये उसमें क्या होता है कि जो डिस्प्यूट्स होती है ना, वही डिस्प्यूट्स के सहारे कंपनी ग्रो करती है। क्यों ग्रो करती है? बिकॉज डिस्प्यूट से लूप होल समझ आ जाते हैं। तो बड़े लोगों के लिए अगर आपस में हम और आप एग्री नहीं करते तो इट इज क्वाइट नॉर्मल। तो यहाँ पर भी कुछ वही है कि अम्बेडकर साहब के अपने कुछ रूल्स होंगे, कुछ अपने सोच होगी और बाकी सबकी कुछ अपनी सोच होगी। अब यहाँ पर अपने लिए इतना ही काम करें, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए, आगे चलते हैं। अब 1935 का एक्ट आया। If Ambedkar had not supported Simon, he would not have been. बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। थोड़ा सा डिटेल में हम चलेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जितना जरूरत है उतना डिटेल में हम लोग यहाँ पर चलेंगे। कुछ फैक्ट्स आप अपने पास नोट करें। ये एक्ट जो है ऑलमोस्ट एक परफेक्ट एक्ट आया था, जिसके बाद जो है हमारा देश आजाद हो गया था, आप जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या था, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसमें थे 15 शेड्यूल्स। जैसे आज हमारे संविधान में 12 है, ऐसे इसमें 15 थे। जैसे हमारे संविधान में आज आर्टिकल, ऐसे इसके अंदर 451 क्लॉजेस थे। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एसएससी बहुत रैंडम, बहुत फैक्चुअल सवाल पूछने लगा है। आज से 4-5 साल पहले इतने अजीबोगरीब सवाल नहीं पूछे जाते थे, बट पिछले 2 साल में देखा गया है कि अजीबोगरीब सवाल एसएससी पूछता है। तो मैं अपनी तरफ से एक कदम आगे चल के आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 15 अनुसूचियां और 451 क्लॉजेस हुआ करते थे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। और
इसके बाद कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब यहां पर आता है सवाल, डायरकी क्या होता है। इसे डायरकी भी लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो आप किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल उसके बाद में आया है, बिल्कुल उसके बाद आया है। ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है रक्षा, बट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारा उन तक पहुंच चुका है। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, डायरकी को इंट्रोड्यूस करा गया था। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप मुझे समय दें। एट यूनियन, नहीं नहीं नहीं, आप सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड यूनियन में। डायरकी का कॉन्सेप्ट क्या था? देखिए डायरकी क्या होता है कि पावर को मैं दो लोगों में डिवाइड कर देता हूं और उनमें से एक अकाउंटेबल है, एक अकाउंटेबल नहीं है। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा यहां पर क्या लॉजिक था, जो फेडरल एग्जीक्यूटिव था उसके, वो भी जो होगा बाय कैमरल होगा। अब सर दिमाग फटने लगा है हमारा, इसीलिए तो ब्रेक दिया था मेरे भाई। एक होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरा होगा ये होगा अपर हाउस और ये होगा लोअर हाउस। फटाफट नोट करें जी। सही बात, आई एग्री। मिडीवल में इतना डिटेलिंग नहीं थी ना, मिडीवल में उनके पन्ने बेचारों के जल गए होंगे, इनके भी काश जल जाते। इतिहास के पन्ने तो अपने को इसे पढ़ना ही ना पड़ता, क्या कर सकते हैं लेकिन। ठीक है जी। देखिए कहानी क्या थी, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लोअर हाउस, LHS लोअर हाउस। अरे आज का विधानसभा, विधान परिषद समझते हो, वही है और कुछ नहीं है। वो विधानसभा है, असेंबली, हम भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, बस वो वैसा सही है कुछ, ठीक है। देखिए सबसे पहले 15 शेड्यूल 451 क्लॉजेस डायरेक्ट डायरकी इंट्रोड्यूस हो चुकी है यूनियन में। और फेडरल एग्जीक्यूटिव जो है उसमें दो हिस्से होंगे। अरे सरल भाषा में बोलूं, सरल भाषा की बात यह है कि आपका दो हाउसेस में चीजें टूट जाएंगी, ठीक है जी। दो हाउसेस में टूट जाएगी, अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। बिल्कुल सही दीपांशु, बहुत बढ़िया। चले जी आगे। यूट्यूब पे अभी तक खत्म हो जाती हिस्ट्री, अरे जीके बेटे जीके। आप एक बार देखो तो सही, मैं क्लास नंबर 23 पे हूँ इस समय। 45 घंटे मुझे लमसम हो गए होंगे पढ़ाते हुए, 40-42 तो हो ही गए होंगे वहां तो। समझ रहे हो, यूपीएससी तैयार करा देंगे इतने में तो तुम्हारा। चलो आगे चलते हैं। अगले पेज पे चले दोस्तों, चले जी। चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 3 सब्जेक्ट लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें पहली थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट, कॉन्करेंट। क्या ऐसा लग रहा है कि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं हमारे देश की आजादी के बाद की? अरे सर जी ये कुछ नहीं है, ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट, इतनी सी बात है बस। और यहां पर जो पावर दी गई थी, एक और बात सुनो, रेसिडुअरी पावर्स, वो थी हाथ में गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, जैसा भी आप उसे कहना चाहें। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, एक पॉइंट और लिखता हूं। इन प्रोविंसेस वॉज एबॉलिश्ड। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, यानी ये दो लो और इन्हें पलट दो। एक जगह चल रहा है बंद कर दो, दूसरी जगह बंद है चला दो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि स्टेट में बंद कर दो और यूनियन में चला दो। अगर आपका दिमाग फट रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे कहने से सेशन खत्म होने के बाद रात को सोने से पहले अपने नोट्स एक फ्लो में रिवाइज करना। फिर भी ना समझा मुझे कल की क्लास में बताना, जिस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको कंफ्यूजन होगा मैं समझा दूंगा, बट ये पहली बार में समझना थोड़ा पेचीदा रहता है। डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, दो लोगों में पावर को डिवाइड कर दिया गया। चलें जी आगे। ये फेडरल लिस्ट क्या है? आपने आज हमारे देश में सुना एक होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये उसी के पुराने नाम है, पहले इन्हें इस नाम से जाना जाता है। देखिए पता है मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ।
ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पेपर आपसे पूछेगा ये लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट कौन से एक्ट में आया, तो भले ही आपको इतना कुछ याद नहीं रहेगा बट आपको याद रहेगा हाँ 1935 में सर ने पढ़ाया था, और एसएससी इतना ही पूछता है। ठीक है अंजू, इसे गवर्नर जनरल ही लिखा जाता था, इसे लिखा गवर्नर जनरल ही जाता था। चले दोस्तों आगे, कुछ और चीजें बता दो भैया, थोड़ा सब्र रखो, अभी कुछ पॉइंट्स में लिख दूं, काम की बातें, थोड़ा सब्र रखें। चलो 1935 एक्ट provided for a federal code, और ये फेडरल कोड जो अपना बना था आप ऐसे लिख सकते हैं 1937 में बना था, और ये फेडरल कोड ही आज का सुप्रीम कोर्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट समझ पा रहे हैं कुछ आप बातों को या नहीं समझ पा रहे हैं? इसे फेडरल कोड बोला जाता था। नमस्कार जी सर, कोरोना वैक्सीन अनाउंसमेंट 5 PM, बहुत बढ़िया। चलें आगे दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कमेंट सेक्शन प्लीज थोड़े से आप अपने खाली करें। अराउंड 10% of total population got the right to vote, ये पॉइंट पता होना चाहिए। और इसके अलावा कम्युनल इलेक्टोरेट वाला जो कॉन्सेप्ट था एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन एंड लेबर। ये भारी सवाल बनता है, एसएससी शायद इतना डेप्थ में ना जाए बट क्या पता क्या पूछ ले। फेडरल का मतलब होता है कुछ पावर स्टेट पे कुछ पावर सेंटर पे, लेकिन यहाँ पे फेडरल का मतलब बस एक बड़ा कोर्ट है, यहाँ पर इसका और कोई मतलब नहीं है। देखिए इनमें से काफी सारी बातें ऐसी हैं जो कभी भी लागू हुई नहीं थी, सिर्फ लिख दी गई थी, समझ रहे हैं? जैसे अपना एक्ट कई बार आता है तो उसमें लिखा होता है ना ऐसा ऐसा होगा, कई बार हो ही नहीं पाता, वैसा है। तो बस कई सारी बातें तो कहने वाली है, कई सारी बातें कहने वाली है। देखिए एग्जैक्ट 10% नहीं था, धीरे धीरे जो है फ्रेंचाइज को बढ़ाया जा रहा था, तो कुछ और फैक्टर्स को ऐड कर दिया गया था, तो अराउंड 10% पॉपुलेशन के पास तब तक अधिकार आ गया था वोट का। देखिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बना है, फेडरल कोर्ट बना है, जो कि आज के जमाने के सुप्रीम कोर्ट जैसा है। आप तभी मैं जो है ये सब बातें नहीं लिखता हूं, आप इसे हटा दो अभी के लिए, आप इतना अभी के लिए नोट करो, बाकी आगे चल के हम बात करेंगे। अभी के लिए आप नोट करें 1935 के एक्ट से बना फेडरल कोर्ट। ये एलीट ग्रुप के अलावा भी कुछ लोग इसमें धीरे धीरे ऐड होते जा रहे थे। चलिए आगे, डिप्रेस क्लासेस मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बहुत पीछे रह गए हैं। जी हाँ, इन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। इनके लिए अलग से वोट्स होते थे कि अगर आप इस पर्टिकुलर इलाके के हैं तो आप इसी पर्टिकुलर इलाके को वोट देंगे। कोई सीट ऐसी जो महिला के लिए है तो सिर्फ महिला के लिए है। ये कॉन्सेप्ट तो आजकल भी है ना बेटा। अपना सुप्रीम कोर्ट अजय बनेगा आजादी के बाद, तो अभी के लिए उसका इसलिए मैंने वो लिख के हटा दिया है क्योंकि काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए हैं। बाकी 90% कुछ नहीं कर सकते। चले दोस्तों आगे, आपने क्या नोट कर लिए हैं सब चीजों को? देखिए आपको समझना होगा, थोड़ा सा मन को शांत रखें, घर पे नोट्स को रिवाइज करें। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, जैसे आपको टायर की वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा है ना, या किसी को कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं समझ आ रहा है, एक बार रिवाइज करो, कल फिर समझेंगे, क्या दिक्कत की बात है। हिल्टन यंग कमीशन साइको आरबीआई से जुड़ी है, इससे नहीं जुड़ी, और हिल्टन यंग कमीशन से आरबीआई बना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक बात पूरे तरीके समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके हैं? चलिए आगे, ये फेडरल कोर्ट है, बस बात खत्म। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बनेगा बाद में। अब थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं बात क्या है। देखिए समय आगे बीता, हम कह रहे हैं हमें आजाद करो, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। जैसे आप अभी 15-20 मिनट के बाद कहना शुरू कर देंगे हमें आजाद करो, उसी तरीके जो है ये जो उस जमाने के भारतीय हैं ये भी कह रहे हैं कि हमें आजाद करो। और अंग्रेज कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे जो इवेंट्स एसएससी पूछता है इस दौरान में 1935 के बाद में, जिसमें सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी 1940 में अगस्त ऑफ। पेपर जो पूछता है वो तो मैंने लिख ही दिया है, इसके आगे जो कहानी बताऊंगा कुछ खास काम की नहीं है। पेपर ये पूछता है अगस्त ऑफर कब आया था।
ठीक है। तो अगर पीसीएस वगैरह दोगे तो ये सीक्वेंस पूछेगा कि अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और इस कैबिनेट मिशन और इंडिविजुअल सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट का सीक्वेंस पूछेगा। ये सब मैं आपको लाइन से पढ़ाऊंगा और 101% समझ आएगा। नहीं आए तो फिर दोबारा समझा दूंगा, है ना। यही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। 1949 में आएगा एक अगस्त ऑफर, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बात कुछ ऐसी है कि 1935 को जो एक्ट आया है वो अपने आप में कुछ नहीं है, फर्जी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसी भी तरीके, यानी हम चाहते हैं कि अरे यार तुम लोग बहुत इरिटेट करते हो, तुम बस यहाँ से चले जाओ, तुम्हें देखते हुए बहुत साल हो गए, बस थक गए हम तुम लोगों से, है ना। तो 1935 के एक्ट से हम दुखी हो गए थे और हमने कहा कि भारत को आप जो है खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, समझ गए। अब इसको लेके अंग्रेजों ने हमें एक टॉफी थमाने की कोशिश करी जिसका नाम था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर जो है आया था 1940 में और हमने इन्हें कहा कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। अभी ये सब बातें तो मैंने आपसे करी ही नहीं है, क्योंकि ये सब बातें तो इंडियन नेशनल, भैया जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे तब भी तो इसी रास्ते पे दोबारा आना है अपने को, है ना। तो उस समय बाकी बातें करेंगे कि पूर्ण स्वराज क्या है, लाहौर सेशन क्या है, 1929 क्या, 1931 क्या है, रावी नदी क्या, वो सब वहां पे बात करेंगे। अभी के लिए हम बस ये मान लेते हैं कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। हम मांग इसलिए रहे थे इंडिपेंडेंस क्योंकि हम गुलाम बनना किसे पसंद है बताएं मुझे, किसी को भी नहीं पसंद। बिना बात प्रताड़ित होना किसे पसंद है, किसी को नहीं पसंद। ये इंडिपेंडेंस हम अपनी ही चीज के लिए मांग रहे हैं, वही है जो हमारा है, हम बस उसे मांग रहे हैं वापसी, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है उसका। 1940 में आएगा अगस्त ऑफर और ये कहेंगे चलो एक काम करते हैं। निक्की का एक सवाल आया, सर 1940 में क्या था उस ऑफर में? बेटा मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ तुम्हें, पकौड़े बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बताना जरा मुझे, क्यों मेरे हत्थे चढ़ रहे हो तुम, हैं? अरे वही तो बता रहा हूँ मैं, और क्या बता रहा हूँ, कमाल है, लाहौर विलाकुवत। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है हम डिमांड करते थे और इन्होंने जो है 1940 में हमें टॉफी पकड़ाने की कोशिश करी, ठीक है जी। और टॉफी के रूप में कहा कि एक काम करो, चलो तुम अपना संविधान बनाना चाहते हो ना, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हो, यानी हम कह देते कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और मतलब इंडियंस की जो डिमांड थी वो ऐसे लिख देता हूँ, इंडियंस की जो डिमांड थी वो थी हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हम अपने नेता को खुद चुनेंगे। लॉजिकल बात है जी, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा ओके, बट रूल्स हम बताएंगे। और यहीं पे जो है एक फ्रेज बना, माई लाइफ माई रूल्स, सुना होगा आपने, है ना। एक्चुअल में नहीं बना था, कहने वाली बातें हैं वैसी। यानी उन्होंने कहा रूल्स हम बनाएंगे, हमने कहा तुम कुछ नहीं बनाओगे, तुम बस पागल बना सकते हो। और हमने क्लियरली कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी 1940 में इन्होंने दिया हमें अगस्त ऑफर और हमने किया इसे रिजेक्ट। समझ पाए बात को? यानी अनऑफिशियली हम समझ गए थे कि अब हमारी बातें जो है मान ली जाएंगी। ठीक है जी, क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं? यानी अब हमारी बातें मान ली जाएंगी। यानी 1940 में आया अगस्त ऑफर और जो ऑफर हमने करा था रिजेक्ट। समझ पा रहे हैं बात को? यानी हमने क्लियरली मना कर दिया कि हमें जो है अगस्त ऑफर नहीं चाहिए। ये क्यों सर ये इतना क्यों मना रहे हैं हमें अब? 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सूरज एक लाइन अभी के लिए बस बोल सकता हूँ, जो समझदार है वो समझ जाएगा। और इंग्लैंड युद्ध कर रहा है, पॉपुलेशन हमारे पास है ना। 1940 में अगस्त ऑफर और बेसिकली इन्हें प्यादे चाहिए और हम प्यादे हैं। कड़वी बात है सुनने में, बट यही सच है। इसे अपना लेंगे तो कल को कभी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, इसे नहीं अपनाएंगे तो हम कभी दोबारा किसी के गुलाम हो जाएंगे। तो इसे अपना लेंगे ना तो हमें कम से कम पता होगा कि हाँ हमने गलती करी थी, आगे दोबारा गलती नहीं होगी। ठीक है जी। 1940 में आया था अगस्त ऑफर और वो अगस्त ऑफर जो है वो हमने कर दिया पूरे तरीके रिजेक्ट। रिजेक्ट हम ऐसे नहीं करते हैं जैसे अभी मैंने लिख दिया कि माई लाइफ माई रूल्स, चलो जाओ यहाँ से, ऐसे रिजेक्ट नहीं होता है। रिजेक्ट होता है बहुत ही बढ़िया से, पूरी बेइज्जती करके। 1941 में 1940 में हमने पहले साफ मना कर दिया कि हम जो है इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और हमने साथ में क्या करा, यहाँ पर शुरू कर दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मतलब एंडिंग चल रही है, सब एंडिंग पे हम 1940s में। हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करा, किस चीज के खिलाफ करा? अगेंस्ट अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के खिलाफ हमने लॉन्च करा, ठीक है जी। अब हमने इसमें साफ साफ कहा कि हमें वॉर पे नहीं जाना, हमें जो है वॉर पे नहीं जाना। अब हमें जो है क्या चाहिए जी? पहले हमें चाहिए थी इंडिपेंडेंस, बट अब हमें चाहिए इंडिपेंडेंस के साथ साथ राइट टू स्पीच। देख रहे हो, इसका भी अधिकार मानना पड़ा है तब जाके मिला। इंडिपेंडेंस के साथ साथ, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं है तब तक हमें राइट टू स्पीच चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, हमें वॉर पे नहीं जाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट?
भाई हम क्यों लड़े किसी और के लिए, मरेंगे तो हम, फायदा होगा तुम्हारा तो हम क्यों जाए। तुमने पंगा लिया है, तुम्हारा यूरोप का आपस में पंगा है, तो यूरोप के देशों का पंगा है, तुम जबरदस्ती बाकी सबको खींच रहे हो, आगे जाके तुम यूएसए को भी खींचोगे, हमें क्या लेना, हमें जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, पहले आप इसे नोट करें, अगले पेज पे चलता हूँ, कि सबसे पहले इंसान, वी आर नॉट गेटिंग द इंडिपेंडेंस, वी आर ट्राइंग टू गेट द इंडिपेंडेंस। हमें मिला नहीं, अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ होगी आपकी कैबिनेट मिशन के समय, अभी कुछ नहीं मिला, अभी बस एफर्ट चल रहे हैं। सबसे पहले इंसान जिन्होंने लीड करा था इंडिविजुअल सत्याग्रह को 1940 से 41 पूरा चला है एक साथ, खुशी तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पहले वो इंसान थे आचार्य विनोबा भावे, यानी ये लीडर माने जाते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह के, समझ पा रहे हैं। और इन्हें चूज करा था गांधी जी ने, चोजन बाय गांधी जी, कि आप लीड करेंगे इस मिशन को। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरे नंबर पे ऐसे लंबा सीक्वेंस है जो कि थे ब्रह्मदत्त जी। ये तीन नाम आप नोट करें, सबसे इंपॉर्टेंट नाम नंबर 1 है, पहला नाम है, और उसके बाद बहुत मुश्किल हुआ तो सेकंड पूछ लेगा, इससे आगे नहीं जाता, मैंने आपको 3 लिखवा दिए। स्लाइड अभी आपको दिखा देता हूं, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करें जी। अभी सत्याग्रह क्या है अभी आपको समझाता हूं मैं, सत्याग्रह का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए सत्याग्रह कहता है कि मैं जो हूं अपने आप को दुख दूंगा और उससे तुम्हें दुख होगा। लॉजिकली तो लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है, क्योंकि जब हम खुद को ही रोक देते हैं तो उससे आप भी रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप पे पॉलिटिकल प्रेशर डलता है, बाकी लोग आपको देखते हैं कि आपकी गलती है। और ये कॉन्सेप्ट जो है आप जानते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी जी जो है 1915 1916 17 18 17 से ऑफिशियली अगर आप कहेंगे तो वहां से सत्याग्रह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं। और इसी चीज का इस्तेमाल यहाँ पे भी होगा कि हम अपने आप को कष्ट देंगे और बदले में जो है हम आपसे आजादी लेने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को, बिल्कुल जुड़े हैं। कोई बता सकता है यशवी का आंसर, मैं आपको हिंट देता हूँ, बी वर्ड से शुरू होता है, वो एन वर्ड पे खत्म होता है, 7 अक्षर का वो अक्षर है। बहुत बढ़िया भूदान मूवमेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका आंसर मिल गया होगा, इसलिए आपको चलवा आगे चलते हैं। अब देखिए हम आसानी से कह तो देते हैं कि क्या करा है हमारे देश को आजाद कराने के लिए, कुछ भी नहीं करा, बट मैं आपको बताता हूँ क्या करा है। 1941 जब तक आया था ना, 1941 जब तक आया था, 25,000 से ज्यादा जो सत्याग्रही थे इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अगर एक आम इंसान की आप बात करोगे ना, आपकी हमारी जैसी, तो हम एक पुलिस वाला हमें रास्ते में रोक भी लेना, उससे भी हमें टेंशन हो जाती है। जेल तो जाना छोड़ ही दो, अगर आप अपना कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कभी पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है ना, तो उसमें भी आपको टेंशन हो जाती है। और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, पुलिस से जनरली हम लोग बच के रहते हैं, है ना, समझ पा रहे हैं बात को। तो सोचिए उस समय जेल जाना अपने देश को आजाद कराने के लिए, और पता ही नहीं कि ये क्या करेंगे, हमारे हमें मार देंगे, क्या कर देंगे। आजकल तो बहुत रूल्स है, मीडिया है, तब तो कुछ भी नहीं था, क्या पता सबको मार दें। लेकिन ये सब चीजें बिना सोचे समझे देश को आजाद कराने की जो भावना थी, उसी की वजह से जो है आज हम यहाँ पे हैं। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। यानी 1941 में जो है बहुत सारे सत्याग्रहियों को अरेस्ट कर लिया गया। कितने मरे होंगे असली में किसी को नहीं पता दोस्त, है ना, समझ रहे हैं ना आप। ये तो गिनती है छोटी सी, जो किसी किताब में लिखी हुई थी, तो किसने पढ़ी ऑथेंटिक किताबों में आ गई, वहां से मैंने आपको बता दी। असलियत में क्या होगा किसे पता। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, जो गांधी जी है इनके जीवन से 2 लोग जुड़े हैं। एसएससी एक ही के बारे में पूछता है, बट मैं आपको दोनों पढ़ूंगा। गांधी जी के जीवन में एक उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। एसएससी कम से कम 50 बार ये सवाल पूछ चुका है। अगर ये दूसरे सवाल की बात करूं तो एसएससी ने अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है किसी और एग्जाम में पूछा गया, लेकिन मेरी नजर में कभी ये सवाल नहीं आया। ये है स्पिरिचुअल गुरु, ये है आचार्य विनोबा भावे। ये सवाल अभी तक मैंने नहीं देखा, बट मैंने किसी किताब में पढ़ा, तो मैंने सोचा आपको भी पढ़ा देता हूँ, मेरा काम ही यही है। यानी कभी स्पिरिचुअल गुरु पूछ के ऑप्शन नंबर 1 दे देता है, तो 90% से ज्यादा बच्चे गोपाल कृष्ण गोखले जी पे टिक करेंगे, बिकॉज उन्होंने गुरु वर्ड, गांधी जी गुरु जी और गोखले जी, इस तरीके उन्होंने कुछ चाइनीज तरीका याद कर रखा होगा, और बस तबाही आ जाएगी वहीं पे, है ना। ये फर्जी बातें हैं, इनसे सिलेक्शन नहीं होते। स्कूल के बच्चों को सिखाई जाती है ऐसी चीजें, और हम सोचते हैं इस समय इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इंस्पेक्टर बन गए, वहां पे पूछ रहे बताओ गांधी जी के, हाँ जी जी जी, अरे भैया क्या है ये सब, चले आगे। मतलब मैप को याद करने के लिए लोग ट्रिक बनाते हैं, और ट्रिक से बच्चे पढ़ते हैं मैप को, मतलब उन्हें बताने के लिए कि राजस्थान यहाँ पर है, उन्हें ट्रिक चाहिए उसके लिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, अगर आप में से भी कोई है तो मैं तो आपकी भी कमी नहीं कर रहा हूँ, आपको बुरी लगती है तो लगे, बट दिस इज नॉट राइट।
अगर हम अपनी लाइफ के इस चरण पे आके इतने बड़े सपने देखने के साथ हमें इसके लिए भी ट्रिक चाहिए कि राजस्थान यहाँ पर है, तो फिर हम सही रास्ते पे नहीं है। ठीक है, बिना ट्रिक के कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको सिखाऊंगा, 100% गारंटी देता हूँ, 199 नहीं 100% देता हूँ, मैं याद कराऊंगा बिना ट्रिक के। आप देखो तो सही, आने दो ज्योग्राफी एक बार। 1941 तक आते आते बहुत सारे लोग जो है अरेस्ट हो गए थे। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, ये दो बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये जो फैक्ट लिखवा है इसका दोस्तों ऊपर किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने कलर जो है अलग करके यहाँ पर लिख दिया। आगे चलते हैं, ट्रिक फर्जी बातें हैं, कुछ नहीं है। अब देखिए छोटा सा एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि भावे जी की बात हो रही है। 3 किताबें नोट कर लेना। आचार्य विनोबा भावे जी ने जेल में, क्योंकि इन्हें भी जेल हो गई थी, 3 बुक्स लिखी। यार कैसे लिख लेते होंगे, नहीं मैं तो सोच के मतलब ऐसा लगता है कि यार 3 किताब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा पूरे साल में, और 3 किताबें लिख रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी है कि मतलब अपने मन का लिखना है ना, अपने को तो दूसरे के मन का पढ़ना है। देखिए इतना अलाउड होता था दीक्षा, कॉपी पेन मिल जाता था, पेंसिल या पेन जो भी मिलता होगा उस समय। स्वराज शास्त्र या शस्त्र, स्थित प्रज्ञ दर्शन, ईशा वस्य, ये 3 किताबें जो है मेरे हिसाब से आपको याद होंगी। जी हाँ, इन्हें भी अरेस्ट कर लिया था। अब उस समय देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स तो हुआ नहीं करते होंगे, अब अपन लोग तो बस उठते ही यही सब देखते रहते हैं। पुलिस पुलिस पकड़ के लेके जाती है। देखिए वही कहानी है ना, जैसे आज भी आप देखते हैं बहुत जगह प्रोटेस्ट होती है तो पुलिस जो है मारती पीटती है, हटाने की कोशिश करती है। जितना आज होता है उससे कम से कम 100 गुना बुरा आप इमेजिन करें। पुलिस भी इंडियन होती थी रक्षा, लेकिन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। आपने देखा नहीं कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? मजबूरी में ही सही भारतीय ही भारतीय को मारता था, क्योंकि कंट्रोल जो है उनका ब्रिटिशर के हाथ में होता था। तो मतलब इट वाज वेरी क्रूअल, बहुत क्रूअल होता था कि एक भारतीय दूसरी भारतीय को मारता था मजबूरी में आके। क्या मैं उम्मीद करूं आप बात समझ पा रहे हैं जी? स्थित प्रज्ञ दर्शन, ईशावास्य और स्वराज शास्त्र, ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई रिजल्ट नहीं निकला ना, है ना। 1941 में जो है हमें मिला अगस्त ऑफर, हमने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसके खिलाफ हमने क्या करा, इंडिविजुअल सत्याग्रह। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब इन्होंने हमें एक और अटेम्प्ट यहाँ पर हुआ 1942 में, क्योंकि यहाँ तक आते आते 1941 हो गया था। नहीं नहीं बेटा, 1940 में आया था अगस्त ऑफर, रिजेक्ट हो गया था, और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940 से 1941 तक चला है, यहाँ तक आते आते हमें कैद कर लिया गया। समझ पा रहे हैं बात को? जी हाँ, कात्यायनी बिल्कुल, क्योंकि वो भावे जी को अपने से भी ऊपर मानते थे, अपना भी गुरु मानते थे। तो माना जाता है कि उन्होंने ही चूज करा था इस पर्टिकुलर सत्याग्रह के लिए भावे जी को, ऐसा माना जाता है। गांधी जी से एसोसिएटेड जो जीवन की उनकी किताब है उसमें ऐसी बात लिखी गई है। ठीक है, 1942 में एक दूसरा मिशन आया जो कि है क्रिप्स मिशन। अब अभी तक जो हमें अगस्त ऑफर में कहा गया था कि हमारे रूल्स होंगे, और इसमें कहा गया आप अपना बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन हमने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसा क्यों? सब बना लो, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे ना वो हम बताएंगे। अब सोच के देखिए, अगर ये भी जो है आपकी तरह एसएससी के बाद एसएससी पे शुरू करते हैं सीएसएस और एंड करते हैं टीए की सोच में, टीए के टारगेट पे, तो कैसे जीतते हम लोग? यानी अगर इन्होंने टारगेट कर लिया एमई, तो इन्हें एमई ही चाहिए, और एमईए मिला। अब देखो हम सब आजाद बैठे हैं। कमाल की बात देखो, कुछ समय की और बात थी, 40 में अगर वो एक्सेप्ट कर लेते सब चीजें, तो क्या पता आज हम कहाँ होते। 42 में अगर एक्सेप्ट कर लेते तो क्या पता हम कहाँ होते। तो इन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया, करना बिल्कुल भी नहीं। खाने तो तंदूरी मोमोज ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाऊंगा तो मैं तंदूरी मोमोज, मुझे स्टीम मोमोज से कोई मतलब नहीं। तुम पनीर ले आओ, गोभी ले आओ, सोयाबीन ले आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो 1942 में जो है क्रिप्स मिशन जो है रिजेक्ट हो गया। अब क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक इंसान हुआ करते थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये जो है माना जाता है बड़े दिमाग वाले इंसान थे, और सबसे शातिर टाइप के एक इंसान थे, जो माना जाता था कि जो हाँ अपनी बातों में सामने वाले को ले ही लेते थे। तो इन्हें स्पेसिफिकली भेजा गया था। जी हाँ प्रीति, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन्हें स्पेसिफिकली भेजा गया था कि जाओ इस हमारे मकसद को अंजाम दो। और क्रिप्स मिशन जो है आया और ये पूरे तरीके रिजेक्ट हो गया। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसे रिजेक्ट करते समय हमने इनके खिलाफ क्या करा, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति, या फिर आप इसे भारत छोड़ो आंदोलन, यही है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब एक ही है।
ठीक है जी, क्या बात को जी हाँ राइट दे दिया संस्कृति, बस फंडामेंटल राइट्स जो हमें नहीं दिए गए थे। प्रॉब्लम देखिए ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास संविधान सभा बनाने का अधिकार नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेन चीज मिसिंग है ना। अरे भैया अभी ये तो मिला ही नहीं, यही तो अपने को चाहिए, कहाँ गया, ये कहाँ है, अपने को तो इंडिपेंडेंस चाहिए, ये सब तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना भाई। मोमोज खाने हैं ना, वो चटनी तुम्हें मेयोनीज दे या वो मैक्सिकन सॉस दे, अपने को वो देखिए सेकेंडरी है, वो तो मैक्सिकन चाहिए ही चाहिए अपने को, लेकिन मेन तो मोमोज खाने हैं ना, तो अपने को वो चाहिए सबसे पहले। उसके साथ कुछ मिले या ना मिले, वो कभी मेयोनीज दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, अपने केचप दे रहा है, लिटरली केचप दे रहा है, तो ऐसे कैसे काम बनेगा, है ना। सबसे पहले तो अपने को ऑब्वियसली जिसके लिए हमने पैसा दिया वो चाहिए ना, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट हमने अपनी तरफ से लॉन्च कर दिया। अभी आप नोटिस करेंगे तो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान बना नहीं बना, मुस्लिम लीग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना डिटेल्ड है ये कि मुझे मजबूरन एक एक करके चीजों को कवर करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी जो हमारा अगस्त क्रांति है, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन है, वो लॉन्च होता है, और ये किसके द्वारा लॉन्च होता है, ये होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, बाय महात्मा गांधी। और लॉन्च कब होता है जी, 8 अगस्त 1942। रट लेना, रट किसका, वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है बेटा उसका नाम, वही उसी के नाम पे ही रखा गया, अलग से कोई मिशन नहीं है, मतलब उसका नाम ही क्रिप्स है। ये सब लिखवाऊंगा बेटा अगले पेज पे भी, ये ना दोबारा भी आएगा, सब समझाऊंगा, चिंता मत करो। देखिए लियोनार्डो कहानी कुछ ऐसी है कि आजादी दे दूंगा वॉज लाइक फंडामेंटल राइट दे दूंगा ऑफ 1931, मिले नहीं मिले, इस वजह से समझ पाए, दे दूंगा कुछ नहीं होता, दो। आई होप इस लाइन से फर्क पड़ा होगा, यानी जब मिलेगी तब मिलेगी नहीं ना, हमें बताओ कब मिलेगी, तो वो नहीं कोई बताना ना, बना लो ऐसा कर लो वैसा कर लो। एसबीआई थोड़ी है कि अरे काले पेन से भर के लाओ, अरे साइन तुमने सही नहीं, अरे तुम्हारे साइन ही मैच नहीं हो रहे, तुम्हारी फोटो मैच नहीं हो रही, ऐसा नहीं ना। तो यानी प्रॉपर काम बताओ, हमें तारीख बताओ, हम कब आजाद हो रहे हैं, बात करो। चलो फिर आगे चलते हैं। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ, महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च करा गया मुंबई से। और ये डिस्कशन अब हम आगे की तरफ चलाते हैं, और मैं आपको अभी के लिए शॉर्ट में एक माइंड मैप थोड़ा सा बना देता हूं, और उसके बाद का पोर्शन हम जहां तक कल कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि अभी कहानी एक बहुत लंबी फ्लो वाली है ना। एक थोड़ा सा माइंड मैप मैं आपके लिए बना देता हूं। देखिए बात कुछ ऐसी कि 1930, अब ये ना नोट मत करना, सुन लेना। 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये ऐसे समझते हैं उनको। 1909 में आया क्या, कोई बता सकता है जी, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1928 में आया साइमन कमीशन। 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1940 में आया अगस्त ऑफर। 1940 में ही आया इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये हमारी तरफ से था। 1941 तक तो अरेस्ट हुए थे ना, हमने तो हाथों हाथ तभी लॉन्च कर दिया था, तो ये इसलिए मेंशन करा है कि काफी बच्चे भी 41 समझ रहे होंगे, तो मैंने इसलिए दोबारा लिख दिया। 1942 में आया हमारे लिए क्रिप्स मिशन, और 1942 में ही हमने लॉन्च कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। अब होगा क्या आगे चल के, 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन प्लान, कल पढ़ाया जाएगा, और हम इसे कहेंगे ठीक है ओके, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब एक कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग आएंगे, एक होगा क्रिप्स जो पहले आ चुका है, एक होगा पेंथिक लॉरेंस, एक होगा आपका एवी अलेक्जेंडर। ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यूपीपीसीएस या कोई सा स्टेट पीसीएस उठा लो, सीजेल उठा लो, सीजेल उठा लो, जो मन करे वो पेपर उठा लो, वहां पर इससे सवाल बने हुए। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका रहेगा। ठीक है जी, अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा यहाँ पर, वो यहाँ से आगे का मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, इसके आगे का पोर्शन हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए मॉडर्न हमारा कितने दिन चलेगा, करीब 4-5 सेशन और चलेगा, मिनिमम 5-6 सेशन चलेगा। अभी हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में, गांधी जी के बारे में, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम छोटे छोटे बूस्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपका जो है एग्जाम्पल के तौर पर गांधी इरविन पैक्ट, ऐसे पूना पैक्ट, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जब मुझे लगेगा जी सब हो गया है पूरा, सब पूरे तरीके निपट चुका है, फिर मैं इसे एंड करूंगा। फिर मैं शुरू करूंगा हमारा, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो हम जैसे आपका, मैं इस बार आपके लिए इसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह भी ऐड कर रहा हूँ कि कौन से न्यूज़पेपर किसने लिखे थे क्या। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज वगैरह, वो सब भी ऐड होगा। मतलब बहुत कुछ चलना है। लेकिन जल्दी ना करें, मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर बढ़िया से पढ़ना है तो समय तो मुझे देना होगा ना। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि 2 घंटे डिटेल में भी पढ़ा दूं और कोर्स भी जल्दी खत्म कर दूं। एक चीज में तो आपको भी मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। गवर्नेंस भी अभी बिल्कुल नहीं, यानी या तो आप टाइम बचाएंगे, टाइम बचेगा तो कंटेंट कम मिलेगा। 2 घंटे का कंटेंट देने में 2 घंटे तो लगेंगे जी, बात ये। ठीक है जी, चलिए अच्छे से आप लोग तैयारी करें, और काफी कुछ पढ़ाया जाएगा, काफी कुछ पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें। अभी तो 2-4 नाम जो मुझे एकदम दिमाग में आ रहे हैं वो बताएं, और भी हो सकता है 4 चीजें ऐसी हो जो मैंने
जो है हो सकता है मैंने यहाँ पर ना बताई वो भी पढ़ाऊंगा, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स है वो सब कवर होगा, चिंता मत करो, ठीक है। मैं तो खुद कह रहा हूँ जब सेशन खत्म होगा, कोर्स खत्म होगा, तो मैं आपसे पूछूंगा, इससे बढ़िया तो कोई नहीं मिलेगा। मैं तो आपसे पूछूंगा जी बताओ कुछ बचा है क्या आपके हिसाब से, आप कहोगे मैं वो पढ़ाऊंगा, ये तो बढ़िया, ये तो परफेक्ट है ना, इस परफेक्ट वर्ड मेरे हिसाब से इसके लिए सही है। चलो, अब आपसे मुलाकात होगी 4 बजे, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। कमीशन वाला बेटा कौन सा कह रहे हैं आप गौरव? जो जाना चाहे जा सकते हैं, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।